अस्सलाम वालेकुम, अमाना इश्तियाक हियर। टुडे वी विल डिस्कस केमिस्ट्री एडीएस पार्ट 2। फोर्थ ईयर की केमिस्ट्री का हम जो सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे दैट इज अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा कोर्स है और इसमें हम सेक्शन 2 का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की, जिसमें दो ही सिर्फ फर्टिलाइजर्स आपके कोर्स वर्क का हिस्सा है। एक यूरिया फर्टिलाइजर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को आपने डिटेल में स्टडी करना है। सेकेंड वन इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं और इनको सॉइल्स में या खेतों में ऐड किया क्यों जाता है। तो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? देखिए, सॉइल के अंदर क्या काम होता है, रिपीटेड कल्टीवेशंस करवाई जा रही होती हैं। रिपीटेडली हर साल आप वहां पे फसलें उगाते हैं और उनको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब आप फसल लगाते हैं, एक साल आपने लगाई, तो वो जो जितने भी प्लांट्स ने ग्रो किया उन्होंने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए? सॉइल से लिए। सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स उन्होंने सैमुलेट कर लिए, यूज कर लिया। अगले साल जब दोबारा से आपने उसी सॉइल के ऊपर अगेन अपनी फसल उगाई तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर पहले से मौजूद थे वो अब कम हो चुके हुए होंगे। तो इस तरह से हर साल रिपीटेडली जब आप कल्टीवेशंस करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल में। तो इन कमी को पूरा करने के लिए आपको बाहर से कोई मटेरियल, कोई कंपाउंड ऐड करना पड़ता है सॉइल में, ताकि सॉइल के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स अगेन ऐड किए जा सके जो किसी भी फसल या प्लांट्स के लिए की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। तो उन कंपाउंड्स को जो आप किसी भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को कंपनसेट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऐड करते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहा जा सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कैन बी अ नेचुरल कंपाउंड और आर्टिफिशियल कंपाउंड। नेचुरल कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि नेचुरली आप कुछ कंपाउंड सॉइल्स के अंदर फर्टिलाइजर के तौर पे ऐड कर सकते हैं, लाइक एनिमल मैन्योर हो गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, ये तमाम गार्बेज, कूड़ा करकट होता है और डोमेस्टिक वेस्ट होता है, लाइफ स्टॉक वेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक वेस्ट में ये जो जानवर हैं इनका मैन्योर आ गया, ठीक है, फिशेज आ गए। इसके अलावा मुर्गियां, पोल्ट्री वेस्ट जो होता है उनका वेस्ट वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम नेचुरल वेस्ट के अंदर आ जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे आ जाएगा। ये आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि ये चीजें सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऐड की जाती हैं। तो ये तमाम कंपाउंड जो आप ऐड कर रहे हैं इनको हम नेचुरली ले रहे हैं, हमने खुद नहीं इस वेस्ट को, फिशेज को, मैन्योर को हमने खुद तो नहीं बनाया, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो दैट आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और उनकी भी एडिशन का मकसद यही होता है कि हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करें। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स कैन बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मटेरियल, जो कि आप केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूरिया लाइक आप सिंथेसाइज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा अमोनियम के कुछ कंपाउंड्स, कुछ फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, पोटाशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है। इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स कुछ हैं, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, ये लाइक दीज कंपाउंड, ये तमाम जो हैं वो इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कंपाउंड है, तो इनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली या नेचुरली कुछ ऐसे कंपाउंड्स का सॉइल के अंदर ऐड करना जिसका मकसद सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करना हो, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर। तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल हो सकता है या फिर नेचुरल मटेरियल हो सकता है, नेसेसरी टू मेक अप सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को अगेन कंप्लीट करने के लिए जो भी कंपाउंड आप ऐड करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो अभी देखते हैं हम जो आपके कोर्स वर्क का हिस्सा है। सबसे पहले आपके कोर्स में आपने यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग को ही स्टडी करेंगे। यूरिया क्या है? ये एक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फर्टिलाइजर है। मतलब यूरिया जो आप प्लांट्स के अंदर ऐड करते हैं, देखिए बेसिकली जो सॉइल है उसके अंदर 16 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मौजूद होने चाहिए किसी भी फसल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के तौर पे 16 एलिमेंट्स, उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटीज आपको कम चाहिए होती हैं सॉइल के अंदर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिनकी मिकदार आपको सॉइल के अंदर ज़्यादा चाहिए होती है, जिन एलिमेंट्स की मिकदार, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम आ जाता है। ये तीन एलिमेंट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NPK से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं मेनली, और इनकी मौजूदगी ज़्यादा होनी चाहिए सॉइल के अंदर। तो अगर हम यूरिया की बात करें तो हम 16 में से नाइट्रोजन को की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम बेसिकली यूरिया इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 ट्वाइस, ठीक है, और इसमें 46.65%
नाइट्रोजन मौजूद होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है यूरिया, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इसको कहा जा सकता है। तो इसके अंदर 46.65% नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो अभी इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो मेनली जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं इसको बनाने के लिए वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास अमोनियम कार्बामेट बनता है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। और ये आपके पास एक सेंट्रल प्रोडक्ट है, ये भी मेन प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट नहीं है, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करवाएंगे आप फर्दर, ठीक है। इसकी डिहाइड्रेशन से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इस पोजीशन से एक जो है वो H2NO, ठीक है, यहाँ से एक H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी बच जाएगा वो यूरिया का फॉर्मूला बच जाएगा। ये यहाँ पे यूरिया बन गया, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइडों पे अगर अमाइड ग्रुप लगे हुए होते हैं तो ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। मतलब आपने कैसे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का रिएक्शन करवाया, अमोनियम कार्बामेट बनाया, अमोनियम कार्बामेट में से एक सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट करवा दिया, डिहाइड्रेशन कर दी, तो यूरिया बन गया, ठीक है। ये तो मैंने मेन स्टेप आपको बताया। इसकी कंडीशंस 170 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन होता है, 100 से 300 एटमॉस्फेयर तक इसका प्रेशर यहाँ पे नीडेड होता है। तो ये तो आपको एक मेन प्रोसेस बता दिया कि इस प्रोसेस के जरिए से यूरिया जो है वो बन रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की है और जो अमोनिया इस्तेमाल की है ये हमने कहाँ से ली। पहले तो इनको बनाएंगे हम, पहले तो हम इनके सोर्सेज देखेंगे कि ये हमने कैसे बनाए या कहाँ से लिए, इनको लेंगे, इनको बनाया जाएगा, तो उसके बाद ही इनके रिएक्शन से हमें अमोनियम कार्बामेट और उसके बाद फिर लीडिंग स्टेप में हमें यूरिया मैन्युफैक्चर्ड होके मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया सिंथेसिस की। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दी चलूँ कि ये जो मैं प्रोसेस आपको यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग का बता रही हूँ, हमारे पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज जहाँ पर भी यूरिया मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, आप सबने यूरिया का नाम सुना होगा, एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ सब जगहों पर यही वाला प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से ही यूरिया बनाई जाती है। तो उसमें हम सबसे पहले आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमोनिया को हम कहाँ से लेंगे। तो अमोनिया को अगर हम देखें, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में हमें बेसिकली दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये दोनों मिल के अमोनिया बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि अमोनिया को बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कहाँ से लिए। देखिए पहले हमने बात की कि ये दो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया मिलके यूरिया बना के देंगे इस स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम बात करें कि इन दोनों को हमने कहाँ से लेना है, तो उसमें अगर हम अमोनिया की बात करें कि अमोनिया हमने कहाँ से ली है, कहाँ से ऑब्टेन की है, तो अमोनिया को बनाने के लिए ये दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ये दो एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए, इनको लेंगे तो इनको रिएक्ट करवा के अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया आएगी तो वो रिएक्ट करके यूरिया बना के देगी, ठीक है। तो अभी इन दो एलिमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हम नेचुरल गैस, एयर या स्टीम से ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल गैस का स्टीम से रिएक्शन करवाएं, नेचुरल गैस मीथेन गैस को कहा जाता है, नेचुरली वो आपको अवेलेबल है, आप ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस नेचुरल गैस की मदद से आपने उसका स्टीम के साथ रिएक्शन की मदद से आपने हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करना है। देखें ये रिएक्शन लिखा हुआ है, नेचुरल गैस विच इज मीथेन गैस विल रिएक्ट विद स्टीम, मतलब वाटर, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। देखिए हमारी मेन प्रोडक्ट क्या है, हम क्या बनाने की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि हम अमोनिया बेसिकली बनाने जा रहे हैं और अमोनिया के लिए हमें हाइड्रोजन का सोर्स देखना है कि हम हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे टू मैन्युफैक्चर अमोनिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब हमने इस स्टेप के अकॉर्डिंग बनाया है तो यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड तो एक साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, इसको रिमूव करेंगे। इसको किस तरह से रिमूव किया जाएगा ये हम प्रोसेस आगे देखते हैं, ठीक है। इसको हम एक स्टीम कन्वर्टर लगा के अब्जॉर्बेंट की मदद से वहाँ से रिमूव करवा के आगे रिएक्शन चैम्बर में भेज देंगे जहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए अभी नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। नाइट्रोजन हम एयर से ऑब्टेन करेंगे। आपको पता है कि हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन का सोर्स एयर है, लेकिन आपको ये भी पता है कि हवा में ऑक्सीजन भी 21% मौजूद होती है। तो अगर हम एयर को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवाना पड़ेगा सो दैट हमें प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन ही मिले, वहाँ से ऑब्टेन हो। तो हम ऑक्सीजन को किस तरह से रिमूव करवाएंगे, हम हवा का
हवा के अंदर नेचुरल गैस को, मीथेन गैस को बर्न करेंगे। जब मीथेन गैस हवा में बर्न होगी तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी। हवा में नेचुरल गैस बर्न करेंगे तो हवा में जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो वो सारी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके बर्न होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, तो उस हवा में से ऑक्सीजन जल के गायब हो जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जल के ख़त्म हो जाएगी तो अब उस हवा में सिर्फ हमें नाइट्रोजन मिलेगी। और हमारा बेसिक मकसद यही था कि हमने हवा से नाइट्रोजन लेनी है तो ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करवाएं। तो देखें ये हमारे पास मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएंगे। अब ये हमारे पास बर्निंग प्रोडक्ट्स हैं। जब हमने हवा को बर्न किया, हवा में मीथेन गैस को बर्न किया तो वहाँ से जो ऑक्सीजन बर्न होकर जो प्रोडक्ट्स बना रही है, अब हम इन प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करवा देंगे सो दैट हवा में सिर्फ नाइट्रोजन रह जाए। ऑक्सीजन को जलाने के बाद, मीथेन के साथ जलाने के बाद हम उसकी बर्निंग प्रोडक्ट्स को भी हवा में से निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे? ये एक एब्जॉर्बर लगाएंगे, पोटेशियम कार्बोनेट लाएंगे, एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा। ये इन दोनों को जो बर्निंग प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनी हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रसूख बना के हम उसको वहाँ से निकाल देंगे। देखिए दो चीज़ें हमें मिल गई। पहले स्टेप में हमने देखा हाइड्रोजन कैसे मैन्युफैक्चर करनी है, दूसरे स्टेप में हमने देखा नाइट्रोजन कहाँ से लेनी है, हवा से लेनी है, लेकिन हवा से पहले हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया है। तो ये दोनों चीज़ें जब हमें मिल गई हैं तो ये दोनों अब आपस में रिएक्ट करेंगी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड विल सिंथेसाइज अमोनिया। तो हम बात कर रहे थे कि यूरिया को बनाने के लिए हमने अमोनिया कहाँ से लेनी है, तो अमोनिया हमारे पास ऑब्टेन हो गई है। अमोनिया हमने बना ली बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन कहाँ से लिया हमने? मीथेन एंड स्टीम के रिएक्शन से। नाइट्रोजन कहाँ से लिया? हवा से, लेकिन पहले हवा से कार्बन ऑक्सीजन गैस को रिमूव किया, प्योर नाइट्रोजन ली और नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास अमोनिया गैस बन गई। देखिए अगर एक इस डायग्राम की मदद से इसको देखें, ये डायग्राम मस्ट आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो फ्लोशीट डायग्राम बनानी है। इसके अलावा भी जो भी डिटेल्स हैं वो साथ में मेंशन करनी है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आप ये मीथेन को स्टीम की मदद से ऐड करवाएंगे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। यहाँ पे स्टीम रिफॉर्मिंग होगी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक और चीज़ भी प्रोड्यूस हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको यहाँ से रिमूव करके कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई हो जाएगा ना। कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है? गैस की मालिक्यूल्स उसको क्लोज करके दबाव डाल के उनको लिक्विफाइड कर देना। लिक्विफाइड फॉर्म में हम यहाँ रिएक्शन चैम्बर में भेज देंगे। ये रिएक्शन चैम्बर है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई यहाँ से। ठीक है, अभी जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी वो आगे जाएगी और हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। नाइट्रोजन को आपने प्योरीफाई कर लेना है। ठीक है, वो किया हुआ प्योरीफाई की हुई नाइट्रोजन आएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके इस चैम्बर के अंदर अमोनिया सिंथेसाइज कर देंगे। अमोनिया NH3 सिंथेसाइज हो गया, ये भी हमने रिएक्शन चैम्बर में यहाँ से भेज देनी है। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन चैम्बर में आ गई, यहाँ पे रिएक्शन होगा, अमोनियम कार्बामेट बनेगा। स्टीम एवेपोरेटर में वाटर को रिमूव कर देंगे तो अमोनियम कार्बामेट यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिया को हम कंडेंसर के अंदर डाल के कंडेंस करके लिक्विफाइड फॉर्म में यूरिया यहाँ से सिंथेसाइज करके निकाल लेंगे और उसको ग्रेन्यूल्स दानों की फॉर्म में या तो हम सॉलिडिफाई कर लेंगे, प्रिलिंग कर लेंगे। ठीक है, प्रिलिंग का क्या मतलब होता है कि एक बकेट लेते हैं, उसके नीचे सुराख होते हैं, उस बकेट के अंदर हम यूरिया, मोल्टन यूरिया, पिघला हुआ यूरिया यहाँ से हमें मिला है, उसको डालेंगे, उसके नीचे से प्रिल्स जो हैं वो निकलते हैं, उनको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है ठंडी हवा की मदद से और दानों की फॉर्म में उसकी पैकेजिंग करके आगे सोल्ड आउट की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आप लोगों ने देख ली है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं या वो क्या होते हैं, क्योंकि आपके कोर्स वर्क में आपने 2 ही फर्टिलाइजर्स डिस्कस करने थे। वन वाज यूरिया जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से बना है। सेकेंड इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके कोर्स में शामिल है, वो भी हम अभी उसकी बात करेंगे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो देखिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें फास्फोरस उनका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट होता है जो सॉइल को चाहिए होता है। ठीक है, फॉस्फोरस प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। लेकिन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में एक चीज़ ये होती है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो आपको नेचुरली कोई कंपाउंड मिल रहा है वो प्लांट्स एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर हम प्लांट्स को या सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। उनमें वाटर की सॉल्युबिलिटी का बहुत बीच में रोल आ जाता है कि अगर
फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे से वाटर में सॉल्युबल होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स इजीली सॉइल जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होकर प्लांट्स उनको टेकअप कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो ये 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट एंड मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए यहाँ से टॉप टू बॉटम कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेसिकली ये, ठीक है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट में 2 कैल्शियम है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट में 1 कैल्शियम है। मतलब कि टॉप टू बॉटम इन तीनों के अंदर इसी रिस्पेक्टिव में बेसिसिटी कम होती जा रही है और एसिडिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो बेसिकली अगर इनकी एसिडिटी इंक्रीज कर दें हम तो इससे इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम कैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा है तो मतलब बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम कम है बेसिसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है तो बेसिसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो कि है ये प्लांट में वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता। डाई कैल्शियम फॉस्फेट कुछ हद तक सही इस्तेमाल हो सकता है, मॉडरेटली सॉल्युबल है, ये तो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है, ये मॉडरेटली सॉल्युबल है। और मोनो कैल्शियम फॉस्फेट बहुत अच्छे तरीके से वाटर के अंदर सॉल्युबल होके हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने होते हैं तो हम बेसिकली फॉस्फेटिक रॉक से इनको प्रोड्यूस करते हैं। फॉस्फेटिक रॉक के अंदर मेनली ये वाला कंपाउंड मौजूद होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के कंपाउंड्स या मिनरल्स या कम्प्लेक्स मटेरियल मौजूद होता है, उसमें ज़्यादातर क्वांटिटी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें एसिडिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बहुत कम है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो फॉस्फेटिक रॉक से फिर हम कुछ इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि प्लांट्स इजीली असाइमिलेट कर सके और उनकी जो है सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अच्छी हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तमाम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में से या फॉस्फेटिक रॉक में से कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को हम बनाते हैं जो कि मिक्सचर है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट का और जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम और मोनो कैल्शियम फॉस्फेट इसका मिक्सचर है ये। देखिए मोनो कैल्शियम फॉस्फेट ये वाला है लास्ट वन जिसको मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, मोर सॉल्युबल, ठीक है। ये मॉडरेटली सॉल्युबल था और जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट था वो तकरीबन इनसॉल्युबल था वाटर के अंदर। तो जो वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है, सॉइल में सॉल्युबल ही नहीं होगा, वो तो प्लांट्स के अंदर हल होकर प्लांट्स उसको इनटेक नहीं कर सकेंगे, असाइमिलेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस फॉर्म का फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तो जो हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं कैल्शियम सुपर फॉस्फेट उसके अंदर मेन क्वांटिटी कैल्शियम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट की होगी, ठीक है। साथ में हम उसमें जिप्सम भी ऐड करेंगे। इसके अंदर 20% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्वांटिटी होगी जो बेसिकली फास्फोरस के तौर पे प्लांट्स को चाहिए है सेमिलेट करने के लिए। देखिए अभी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट रॉक और 70% H2SO4 हम एसिडिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं ना, सो दैट के एसिडिटी इंक्रीज होगी तो ही ये जो है इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर अच्छी होगी। सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर अच्छी होगी तो ये जो है प्लांट्स इनको इजीली असेमिलेट कर सकेंगे। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमने कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को बनाना कैसे है। तो हमने 2 मटेरियल रॉ मटेरियल देख लिए कि फॉस्फेट रॉक लेंगे और 70% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ठीक है। फॉस्फेट रॉक का मैंने आपको बताया कि जो फॉस्फेट रॉक जिससे हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने होते हैं उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इनका होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर अच्छी नहीं है। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट्स का एक कम्प्लेक्स मटेरियल है जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड भी अटैच हुआ हुआ है। तो ये कम्प्लेक्स मटेरियल जो फॉस्फेट रॉकी मटेरियल है इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से किस प्रोसीजर में रिएक्ट करवाया जाता है और किस तरह से कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनाया जाता है इसको हम आगे डिटेल में पिक्चर की मदद से स्टडी करते हैं। देखिए आपको जो सामने फिगर नजर आ रही है इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 2 डेन है, आपके 2 पार्ट्स हैं इसमें चैम्बर जिसके अंदर ये रिएक्शन करवाना है किसको बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इन डेंस में देखें कि आपके सेंटर में एक रिएक्शन चैम्बर आपको नजर आ रहा है, मिक्सचर नजर आ रहा है, इसमें पेडल्स लगे हुए हैं, ये पेडल्स हाईलाइट हुए हैं, ये पेडल्स लगे हुए हैं। इसके अंदर आपने अपने ये दोनों रिएक्टेंट्स ऐड करके इनको मिक्स कर देना है, ग्राइंड कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेडल्स के वाले चैम्बर में आपने मिक्सचर ऐड करना है किस किस का, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का 70% सल्फ्यूरिक एसिड का और इसके अलावा फॉस्फेटिक रॉक का। ये 2 रॉ मटेरियल जिनकी मदद से कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनाना है आपने ये दोनों इधर ऐड कर देने हैं। क्या क्या चीजें जो 2 मैंने आपको बताई हैं, एक 70%
सल्फ्यूरिक एसिड इस चैम्बर में डालेंगे, ठीक है, H2SO4 एंड फॉस्फेटिक रॉक, ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था। ये कम्प्लेक्स मटेरियल है, तो ये जो दो मटेरियल हैं ये दोनों हम इधर ऐड कर देंगे, ये ग्राइंड होंगे, मिक्स होंगे, और फिर ये दो वॉल्व लगे हुए हैं V1 एंड V2, इनमें से किसी भी एक वॉल्व की मदद से किसी एक डेन के अंदर ये मिक्सर, ग्राइंड किया गया मिक्सर हम यहाँ पे रख देंगे। इसको काफ़ी देर तक हमने तकरीबन 24 आवर्स तक इस मिक्सर को पड़ा रहने देना है, और इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर हम इसको यहाँ पे इस डेन के अंदर टेम्परेचर अवेलेबल होगा जो इस रिएक्शन के लिए नीडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज जो आपने ऊपर, चार्ज का क्या मतलब है कि इसको आपने ग्राइंड किया ना, मूव करवाया, तो एक चार्ज का गोला बन गया, राइट। तो इसको क्योंकि रोटेशन आपने बहुत ज़्यादा इसकी करवाई थी, ऑप्टिकल रोटेटेड हो गया ये, ठीक है, रोटेटेड मटेरियल हो गया। तो यहाँ पे इसको आपने ऐड कर दिया, ये सारा जो ग्राइंडेड मिक्सचर है ये यहाँ पे आ गया। अभी आपने क्या करना है, ये मिक्सर कुछ देर तक पड़ा रहेगा, और जब इसके अंदर रिएक्शन शुरू होगा तो वो रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे आपको पता है कि किन दो चीज़ों का मिक्सर है, एक तो फॉस्फेटिक रॉक का, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड का, वाटर की प्रेजेंस होगी यहाँ पे, ठीक है, वो रॉक के साथ वाटर की क्रिस्टलाइज फॉर्म में मौजूद होता है। बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन परफॉर्म होगा, तो आपके पास ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनेगा, साथ में कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे पड़े हुए मटेरियल में रिएक्शन के थ्रू हो जाएगी, इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे जो HF प्रोड्यूस हुआ है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो HF को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा, सिलिका की भी रॉक के अंदर मौजूद होगी, रॉक एक चट्टान का पीस था, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होंगे, तो प्रेजेंट इन अ रॉक ये हमारे पास सिलिका वहाँ पे मौजूद होगा, ये HF के साथ रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड को वाटर स्क्रबर की मदद से हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। वाटर स्क्रबर का मतलब होता है वाटर के अंदर ऐड करके उसको वाटर की स्क्रबिंग करके उसको वहाँ से किसी और एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहाँ से रिमूव कर देगा। तो वाटर इसको सिलिका एंड हाइड्रोजन सिलिका फ्लोरेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये जो आपके पास एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन गया है हाइड्रोजन सिलिका फ्लोरेट, इसको यहाँ से हम रिमूव करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में सिंपल कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की निस्बत सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्वांटिटी 3 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में हमने पढ़ा कि 20% फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 46 to 48% फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मौजूद होगा, ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी 2-3 गुना ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसको ट्रिपल फॉस्फेट कहा जाता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, सारा प्रोसेस सेम वही होता है कि आपने फॉस्फेट रॉक को रिएक्ट करवाना है, लेकिन सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर लेंगे। जब फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है तो फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये वाली बाय प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी सारे के सारा कुछ सेम है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो बना है यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। नीचे वाले रिएक्शन में ट्रिपल फॉस्फेट की मैन्युफैक्चरिंग में वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो किसकी वजह से बना था, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, और यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पे जितना भी ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेटिक ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की 3 गुना ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बनेंगे, तो इसको हम ट्रिपल कैल्शियम फॉस्फेट भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि ऊपर वाले प्रोसेस में आप कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे 20% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड था और यहाँ पे 46 to 48% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होगा, बनेगा, ठीक है, इसके साथ। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कैल्शियम फॉस्फेट, और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको आपने बुक से बहुत अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को रीड कर लेना है, और ये जो जितना भी प्रोसेस मैंने समझाया है डायग्राम की मदद से या रिएक्शंस की मदद से, इनकी जितना भी थ्योरेटिकली इस प्रोसीजर को जो मैंने आपको बोल के समझाया है आपने वहाँ से रीड आउट करना है और इसको याद कर लेना है, अच्छे से याद करना है। जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।